पेज नंबर 131। साहस उनके स्वभाव का अभिन्न साथी था। जब वे गांव के स्कूल में पढ़ते थे तब भी यदि लड़कों को आपस में लड़ते देखते तो फौरन बीच बचाव कर लड़ाई समाप्त करा देते। उनके पढ़ने के साथ साथ उनका यह साहस भी बढ़ता गया। 1925 में दिल्ली के वीर अर्जुन संपादन विभाग में कार्य करते थे और श्री दीनानाथ सिद्धालंकार के साथ एक चौबारे में रहते थे। उन्हीं के शब्दों में, वे मितभाषी और बड़े अध्ययनशील थे। खाली समय में और रात को प्राय राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पुस्तकें पढ़ते। सिनेमा, खेल तमाशे देखने का शौक नहीं था। विवाद कभी नहीं करते थे। समाचार तैयार करने के काम में चुस्त थे। जीवन अत्यंत सादा और संयमपूर्ण था। निजी आवश्यकताएं बहुत साधारण थी। सांप्रदायिक दंगों में मैंने उनमें अद्भुत स्फूर्ति देखी। वे चांदनी चौक की दोनों पटरियों पर आमने सामने मरने मारने की भीड़ को समझाते बुझाते निर्भयतापूर्वक चले जाते थे। मैं उन्हें रोकता तो कहते, देशवासियों की सेवा में अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी चिंता की कोई बात नहीं। दंगों के दिनों में कई बार मैं कार्यालय जाने का साहस नहीं कर सका, पर वे पूरी निश्चिंतता और निर्भयता से चले जाते थे और अपने साथ मेरा भी काम कर आते थे। श्री दीनानाथ सिद्धालंकार के शब्दों में, वे अंदर रात में चौबारे की छत पर अकेले बैठे रोते रहते थे। बहुत दिन तक मैं इसे उनकी घरेलू परिस्थिति का फल समझता रहा। एक दिन रात में कोई 12 बजे मेरी आंखें खुली तो वे सिसकियां भर भर कर रो रहे थे। मैंने उन्हें धीरज बंधाया। तब रोने का कारण पूछा तो बहुत देर तक चुप रहने के बाद बोले, मातृभूमि की इस दुर्दशा को देखकर मेरा दिल छलनी हो रहा है। एक ओर विदेशियों के अत्याचार हैं, दूसरी ओर भाई भाई का गला काटने को तैयार है। इस हालत में मैं ये बंधन कैसे कटेंगे? जो आदमी एकांत में घंटों रोता था वही दिन भर हंसी के गुब्बारे उड़ाता था। सुना है स्वाति नक्षत्र में आकाश से गिरी बूंद सांप में मारक विष और सीप में मूल्यवान मोती को जन्म देती है। शायद राष्ट्र का दर्द ही था जो आंखों में आंसू बनकर बिखर आता था। श्री भगवान दास माहौर की नाक और होठ जरा भारी थे। आगरा में पहली बार जब भगत सिंह ने उन्हें देखा तो बोले, यस डार्विन सीम्स टू बी करेक्ट, ही मे बी द मिसिंग लिंक। हाँ, डार्विन का कहना ठीक मालूम होता है। बंदर और आदमी के अंदर खोई हुई कड़ी की पूर्ति करने वाला यह हो सकता है। सुनकर सब हंस पड़े। फिर उन्होंने माहौर जी को साथ बुलाकर खूब प्यार से बातें की। माहौर जी के साथ इस तरह की छेड़छाड़ वे अक्सर करते थे। इस हार्दिक छेड़छाड़ का जो प्रभाव माहौर जी पर पड़ा, यह उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। मेरी सहानुभूति तो यही है कि जैसे जैसे भगत सिंह मुझे चिढ़ाते, वैसे उनके प्रेम के पोते से अनजाने में उनके समाजवाद का रंग मेरे हृदय पर चढ़ता जाता था। साफ सुथरे कपड़े पहनना और अच्छा खाना उनका स्वभाव था। पर जिन दिनों काकोरी केस के अभियुक्तों को जेल से छुड़ाने की योजना में दल के लोग आगरा में इकट्ठे हो रहे थे, पैसे की बेहद तंगी थी। बर्तन की जगह मिट्टी के ठीकरे ही काम देते थे। ये तो खाना कैसा होगा? फिर खाने का स्वाद तो पकाने से आता है, पर वहाँ ऐसी पाक शास्त्री थे जिन्हें यह भी पता न था कि दाल में नमक के साथ हल्दी भी पड़ती है। दाल भी मिट्टी के बड़े ठीकरे में रहती, उसी में सब खाते थे। भगत सिंह खाने बैठे तो खाना उनके गले से नीचे न उतरा। वे खाने को खराब बताएं तो उन्हें बुरा लगे जो उसे शौक से खा रहे थे। फिर यह शान छोंकने जैसी बात हो। समता और अभिन्नता का वातावरण बनाए रखना भगत सिंह का स्वभाव था, इसलिए वे खाना छोड़कर उठ भी नहीं सकते थे। खाना बंद करके चुपचाप बैठे रहे, तब भी सब कारण पूछे। सूझ भगत सिंह के स्वभाव की सदा संगीनी थी। उन्होंने पूर्ण प्रसन्नता की मुद्रा में पूछा, आप लोग जानते हैं लखनऊ के नवाब किस तरह खाना खाते थे?
आप ही बोलें। लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। 3 उंगलियां खड़ी करके उन्होंने अंगूठे और पास की अंगुली से मोटी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह नज़ाकत से तोड़ा जैसे रोटी से उनकी उंगली छूना गुनाह हो। फिर उस टुकड़े को इस नफ़रत से मुंह में रखा जैसे हीरे की अंगूठी को मखमली डिबिया में रख रहे हों। तब धीरे धीरे मुंह चलाते रहे, आंखों के इशारे करते रहे और इसी तरह की बहुत सी दूसरी बातें भी। नवाबी का यह नाटक तब तक चला जब तक दूसरे लोगों ने पूरा खाना खाया। बाद में अदा के साथ उन्होंने कुल्हड़ उठाया और पानी के घूंट से उस टुकड़े को पेट में पहुंचा दिया। तब भरे पेट की डकार सी लेते हुए उठे और ठेठ लखनवी टोन में बोले, वल्लाह क्या लजीज खाना है। सब लोग खूब हंसे। दूसरे दिन भगत सिंह ने कहीं से रुपयों का प्रबंध करके भोजन की नई व्यवस्था कर दी। गरीबी का अनुभव भगत सिंह को पुराना था, साथ ही उनकी हमदर्दी जन्मजात थी। उनके खेतों में जो मजदूर काम करते थे वे उनमें इस तरह घुल मिल जाते थे जैसे वे उनमें से ही एक हों। उनके लिए सबसे बोझल घड़ी वह होती थी जब वे मजदूर खाना खाते थे। वे उठकर उनका खाना देखते थे, उनके सूखेपन से दुखी होते थे और उसे अपने खाने से चिकना और स्वादिष्ट भोजन बनाने की कोशिश करते थे। रुपए पैसे से भी उनकी मदद करते रहते थे। मंगल सिंह नामक एक मजदूर पर धीरे धीरे 3000 रुपये ऋण हो गया था। इसमें से ज़्यादा हिस्सा उसने शादियों में लिया था। भगत सिंह ने यह सब रुपया माफ़ कर दिया और उससे कहा, आइंदा कर्जा लेकर शान दिखाने की कोशिश न करना। यही आदमी सब कुछ होते हुए भी अब स्वयं घोर अभावों का जीवन जी रहा था, फिर भी कितना प्रसन्न था। भगत सिंह के जीवन को हम जिस पहलू से देखें, जिस कोने से भी परखें, वह परख की हर कसौटी पर कुंदन ही सिद्ध होते थे। इसलिए तो डॉक्टर सतपाल के शब्द हैं, मुझे कांग्रेस और नौजवान भारत सभा में प्रण के पक्के और अटल विश्वासी भगत सिंह के साथ काम करने का मौका मिला है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में मुझे उन जैसी उपयोगी, जोशीला, चतुर, साहसी और समझदार युवक शायद ही मिलते। इश्तहार चिपकाने हों तो वे तैयार, दैया बिछानी हो तो वे तैयार, भाषण करवाना हो तो आग बरसा दें। मतलब यह कि प्रत्येक कार्य वे योग्यता और लगन से करते थे। जनता पर उनके असीम प्रभाव का कारण यह था कि वे स्वार्थ, ईर्ष्या या लोभ से सदा दूर रहते थे। उनके चरित्र में इतने गुण थे कि मैंने उनमें शालीन पुत्र, प्रिय साथी और आदरणीय नेता को एक साथ पाया। उनका काम करने का अपना ही तरीका था। एक बार वे दीवारों पर इश्तहार चिपकाते फिर रहे थे। दीवार से लगाकर साइकिल खड़ी करते, संभल कर उस पर चढ़ते और तब ऊंचाई पर इश्तहार चिपकाते। उनके छोटे भाई कुलबीर सिंह भी साथ थे। उन्होंने पूछा, नीचे काफ़ी जगह है, फिर ऊपर क्यों चढ़ते हैं? उत्तर मिला, इसलिए कि एक भी इश्तिहार जाया न जाए और उनका पूरा फ़ायदा मिले। नीचे लगे इश्तिहारों को अक्सर बच्चे फाड़ देते हैं। उनकी सतर्कता बहुत गहरी थी। दूसरों का ध्यान वे पूरा पूरा रखते थे। साथियों के प्रति उनकी भावना इतनी गहरी थी कि छोटी से छोटी बात में भी साथी का पूरा ध्यान उन्हें रहता था। सेंट्रल जेल लाहौर से 3 जून 1930 को उन्होंने अपने घर के पते पर श्री जयदेव गुप्ता को यह पत्र लिखा था। सेंट्रल जेल, 6 जून 1930। मेरे प्यारे श्री जयदेव, कृपया कर मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। कपड़े के उन जूतों और सफ़ेद पॉलिश के लिए शीशी जो आपने भेजी है। आपके शब्दों में, जैसे कि श्री कुलबीर ने कहा, मैं आपके कुछ और चीज़ें लाने के लिए यह पत्थर लिख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इसे महसूस नहीं करेंगे। कृपया देख लें कि क्या आप श्री बी के दत्त के कपड़े का एक और जूता भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। साइज़ नंबर 7, लेकिन दुकानदार से वापसी की शर्त पर लेना यदि इनके पैर में फिट न आए। यह बात मैंने आपके लिखते समय ही लिखी होती, पर श्रीदत्त उस दिन सरल भाव, इजी मूड में नहीं थे।
लेकिन मेरे लिए इसे अकेले पहनना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अगली मुलाकात के समय एक और जूता यहाँ होगा। साथ ही एक 12 शर्ट कमीज जिनका साइज छाती 34 हो, कमर 29 भेज दें। उस पर शेक्सपियरियन कॉलर हो और आधी आस्तीन हो। यह श्रीदत्त के लिए चाहिए। क्या आप यह सोचेंगे कि हम जेल में भी अपने रहन सहन के खर्चीले ढंग पर रोक नहीं लगा सके? अंततः यह आवश्यकताएं हैं, विलासिताएं नहीं। नहाने और व्यायाम करने के लिए किसी मुलायम कपड़े के बने 2 लंगोट भी भेज दें और कपड़े धोने के साबुन की कुछ टिकियाएं भी, साथ ही कुछ बादाम और स्वानिक की एक शीशी भी। सरदार जी के बारे में क्या खबर है? क्या वे लुधियाना से वापस आ गए हैं? इन दिनों में कचहरी बंद रहेगी और मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। यदि वे नहीं आए तो उन्हें लाने के लिए किसी को भेज दें। जो हो, उसके और मेरे मुकदमे का अंत करीब ही है। कह नहीं सकता कि हमें एक दूसरे से मिलने का और अवसर मिलेगा या नहीं, इसलिए उन्हें तुरंत बुला लें ताकि वे इस सप्ताह में मुझसे 2 बार मिल सकें। यदि वे जल्दी नहीं आ रहे हैं तो कृपा कर कुलबीर और बहन जी को मुझसे मुलाकात के लिए कल या परसों भेज दें। मेरे मित्रों को मेरी याद दिलाना। क्या आप फारसी का एक कायदा उर्दू अनुवाद सहित भेजने की व्यवस्था कर सकेंगे? 4 आने की सूची भी भेज दें। तुम्हारा भगत सिंह। एक पोस्ट कार्ड में कितने चित्र हैं उनके व्यक्तित्व के। मानवीयता तो है ही, जो साथियों के साथ उन्हें एकात्म करती है, पर स्वभाव की सरसता और व्यक्तित्व की रंगीनी, जिसे सजीवता कहना ज़्यादा सही भी है। पर इन सब से बढ़कर भी है कि वे हर बात की गहराई में बड़ी दूर तक जाते हैं। आश्चर्य होता है कि वे आदमी स्वयं जोड़कर मौत के द्वार पर जा बैठा है। वह फारसी का कायदा भी मांग रहा है और 4 आने की सूची भी। सच तो यह है कि अपने स्वभाव की विशेषताओं से वे व्यक्तित्व की विभिन्न और विविध धाराओं के जीवन संग्रहालय थे। इसकी पूर्ति करता है एक संस्मरण। भगत सिंह को फांसी का हुक्म होने पर बचाव कमेटी की अपील पर बहुत सा धन एकत्र हुआ। भगत सिंह ने कमेटी की सेक्रेटरी लज्जावती जी को लिखा, फांसी लगने वालों की चिंता छोड़कर वह रुपया उन लोगों के नाम जमा कर दिया जाए जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। दुनिया से जाने वाला एक इंसान उनकी सुख सुविधाएं की चिंता कर रहा था जिन्हें दुनिया में जीना है। तभी तो वह मरकर भी अमर हो गया और जीवन की कला का हमेशा के लिए एक महान पाठ बन गया। उनको जीवन का चर्या था, शौक था। वे चांदनी रात में छत के एकांत में ऐसे तल्लीन हो जाते कि समय की सुध बुध ही न रहती थी। चांद से न जाने क्या बातें करते थे, घंटों उसे देखते रहते और न जाने क्या सोचते थे। गाने का तो उन्हें बेपनाह शौक था, खुद भी गाते थे और गाना दिल लगाकर सुनते भी थे। श्री भगवान दास माहौर लिखते हैं, अपने गाने के शौक के कारण मेरी भगत सिंह से अच्छी पटने लगी थी। यही तो एक बात थी जिसमें मैं और अपने आप को भगत सिंह से ज़्यादा जानकार समझता था और भगत सिंह बड़े आग्रह से मेरा गाना सुनकर मेरे इस अभिमान को काफ़ी गुदगुदाया करते थे। इसी में मुझे और मेरी मार्फत पंडित जी को भी छोड़ने का अवसर निकाल लेते थे। पंडित जी के डर के मारे मैं गज़ल जैसा गाना इच्छा रहते हुए भी गा न पाता था। भगत सिंह चुपके से कहते, हाँ हाँ भाई कैलाश, दल का नाम, वह गज़ल तो सुना जब कफस से लाश निकली। और मैं भगत सिंह के अनुरोध पर बल पाकर पहले धीरे धीरे गुनगुनाकर फिर बड़े मज़े में आकर पूरी उमंग से गाने लगता। जब कफस से लाश निकली बुलबुले नाशाद की, इस कदर रोया कि हिचकी बद गई सयाद की। कमसीनी में खेले खेले खेल खेले, नाम ले लेकर तेरे, हाथ से तुरबत बनाई पैर से बर्बाद की। इस पर पंडित जी माहौर को झिड़की देते तो भगत सिंह व्यंग से कहते,
पंडित जी, बेचारा भारत माता पर बलिदान होने आया तो क्या दिल घर पर रख आया है? उनकी कोई हो तो उसके साथ लाने की इजाज़त तो आप देंगे नहीं। ऐसी हालत में बेचारा उसका नाम लेकर हाथ से उसकी तुरबत बनाए और फिर पाँव से उसे मिट दे ताकि आप उसे देख न सकें। यह न करे तो और क्या करे? और पंडित जी भगत सिंह से उलझ पड़ते। देखो रणजीत, तुम इसकी कमज़ोरी मत समझो, मैं समझता हूँ। इससे ऐसी वैसी बात न किया करो। मौका देकर मैं अपनी निर्दोषिता का भाव बना कर रह कहता, पंडित जी, इन्होंने ही तो मुझसे इसी गज़ल को गाने को कहा था। पंडित जी खिन्न होकर कहते, यह अच्छी बात नहीं है, और भगत सिंह मुंह फेरकर मुस्कुराने लगते। आश्चर्य यह है कि वे एक साथ दोनों बातों की पूर्ति करते थे। उनके शौक और विनोद साथ ही साथ चलते थे। यह शौक और यह छेड़छाड़ यहाँ तक बढ़ गया कि एक बार उन्होंने माहौर जी से साथियों के बीच गाने को कहा। कहने का ढंग मजाकिया था। माहौर जी बोले, मूड नहीं है। इस पर भगत सिंह ने उन्हें बहुत चिढ़ाया तो भगत सिंह को उन्होंने गुस्सा जड़ दिया। भगत सिंह उनके मुकाबले भीम थे। उन्होंने माहौर जी को धो दिया। सब साथियों ने बीच बचाव किया। भगत सिंह ने कहा, आक्रमण इन्होंने किया है तो मैं तो आत्मरक्षा में लड़ा हूँ। संधि स्वीकार है, पर मेरी यह शर्त है कि ये महाशय गाना गाएं। माहौर जी अपना प्रसिद्ध मराठी गीत कुंटे गुंठला गाने बैठ गए और भगत सिंह लेटे लेटे सुनने लगे। क्रांतिकारी दल में भगत सिंह अपने गाने के लिए प्रसिद्ध थे। यह गाना उनका एक शौक ही था। असेंबली बम कांड में भगत सिंह को आजीवन कारावास का दंड सुनाया जा चुका था। श्री आसफ अली एक वकील के रूप में दिल्ली जेल की काल कोठरी में उनसे मिलने जा रहे थे। श्रीमती अरुणा आसफ अली भी उनके साथ थी। जब वे काल कोठरी के पास पहुंचे तो उन्हें गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरुणा ने कहा, कितना सुरीला कंठ और मधुर स्वर है, कोई बहुत प्रसन्नता से गा रहा है। वे दोनों आगे बढ़े तो वह गायक उन्हें दिखाई दिया। गायक और कोई नहीं, स्वयं भगत सिंह थे। अपने गाने पर अपनी ही बेड़ियों से ताल दे रहे थे। कितना दिव्य था वह दृश्य। सिनेमा देखने का खूब शौक था उन्हें, यदि हाथ में कोई जिम्मेदारी का काम न हो और जब सिनेमा न जाना हो, न जा सकते हों, तब जहाँ हो उनके साथ हों, वहीं महफिल जम जाती थी और एहसासों, संवादों, सूक्तियों, शेरों और गज़लों से भरी बातचीत की फिल्म चल पड़ती थी। ऐसी ही एक फिल्म का रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं श्री भगवान दास माहौर। आर्य के एक मकान में आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, विश्ववर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, वैशंपायन, सदाशिव आदि दल के सक्रिय सदस्य बैठे हैं। विनोद चल रहा है। विनोद का विषय है कौन कैसे पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने पर कौन क्या करेगा। ये हजरत अर्थात राजगुरु तो रोते हुए ही पकड़े जाएंगे। हद हो गई जनाब, चलते चलते ही सो जाते हैं। इनकी आंख पुलिस लॉकअप में खुलेगी और तब ये पहरे वालों से पूछेंगे, मैं सचमुच में पकड़ा गया हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। बटुकेश्वर दत्त, चांदनी रात में पार्क में चांद देखते हुए पकड़े जाएंगे और पुलिस वालों से कहेंगे, कोई बात नहीं, मगर चांद है कितना सुंदर। विजय कुमार सिन्हा, और भगत सिंह किसी सिनेमा हॉल में पकड़े जाएंगे और पुलिस वालों से कहेंगे, जी हाँ, पकड़ लिया तो क्या गजब हो गया, अब खेल तो पूरा देख लेने दो। और पंडित जी चंद्रशेखर आज़ाद, बुंदेलखंड की किसी पहाड़ी में शिकार खेलते हुए किसी मित्र बने सरकार परस्त विश्वासघाती से घायल होकर बेहोशी की हालत में पकड़े जाएंगे। आज़ाद ने झिड़की की और हंसी ही हंसी। भगत सिंह ने विनोद करते हुए कहा, पंडित जी, आपके लिए 2 रस्सों की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपके गले के लिए और दूसरा इस भारी भरकम पेट के लिए। आज़ाद तुरंत हंसकर बोले, देख, फांसी जाने का शौक मुझे नहीं है, अब तुझे मुबारक हो।
रस्सा फस्सा तुम्हारे गले के लिए है, जब तक यह बम तुल बुखारा, अर्थात पिस्तौल मेरे साथ है। किसने माँ का दूध पिया है जो मुझे जीवित पकड़ ले जाए। मृत्यु की ज्वालामुखी घर खेलने वाले भगत सिंह और उनके साथी कितने सजीव थे। जीवन के प्रति वे किसी संत से निर्लिप्त थे। रसगुल्ला उन्हें बेहद प्रिय था। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के दिनों की बात है। 9 अप्रैल 1930 को जतिंदर सान्याल ने अदालत से दरखास्त की कि रसगुल्लों का एक पार्सल बंगाल से आया है, पर जेल अधिकारियों ने हमें यह कहकर उसे नहीं लेने दिया कि ये लेने लायक चीज़ नहीं है। रसगुल्ले का नाम सुनते ही भगत सिंह का रोम रोम खिल उठा। न्यायाधीश की ओर मुखातिब हुए और बोले, द रसगुल्ला आर आवर साइट आउटसाइड, विल यू टेक द ट्रबल ऑफ एग्जामिनिंग देम इट एज ए ब्यूटीफुल सीन, यू मे लास्ट लुक एट देम, रसगुल्ला आर मोर perfect for us than these witnesses। रसगुल्ले बाहर पड़े हैं, क्या आप उनका निरीक्षण करने का कष्ट उठाएंगे? यह एक सुंदर दृश्य है, आप उन्हें जरा देखें तो। इन गवाहियों की अपेक्षा रसगुल्ले हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। रसगुल्लों की बात और भगत सिंह के बात करने का भिन्नपूर्ण सरस ढंग, सब इतने जोर से हंसे कि फांसी और कैद का भय चकनाचूर अपने आप में सिमट गया। मुकदमे के दिनों का ही एक और संस्मरण प्रस्तुत करते हैं। श्री सत्यदेव विद्यालंकार अदालत को छुट्टी के समय मुलाकात के लिए सबको एक कमरे में बेंचों या जमीन पर बैठाया जाता था, जिससे एक दूसरे से मिलने का अवसर बिना कठिनाई के मिल जाता था। एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे भगत सिंह से बात करने से रोका तो बड़े सुंदर लहजे में बोल उठे, अरे भाई, कल तो फांसी पर लटका दोगे और आज 2 बात नहीं करने देते। वह इंस्पेक्टर शर्मा कर रह गया। अपने मुकदमे के लंबे दौर में कभी एक बार भी सरदार उदास नहीं देखे गए और वह इतने प्रसन्नचित्त रहते थे कि किसी दूसरे को भी उदास नहीं रहने देते थे। मुकदमे की कार्यवाही में भी जब तब पुलिस के गवाहों, पुलिस के अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों पर भी चुटकियां भरते रहते थे। कभी कभी तो उनके व्यंग भरे विनोद पर सारी अदालत गूंज उठती थी। अपनी जिंदादिली से वह अदालत के वातावरण को जिंदा बनाए रखते थे। बातें और भी 100 हैं, पर लगता है उनके स्वभाव की सब विशेषताएं उनकी माता के इन शब्दों में समा गई हैं। उनका स्वभाव ऐसा था कि इंसान क्या, उन्हें तो जानवर भी बेहद प्यार करते थे। मैं भैंस का दूध निकालकर आ जाती तो बहुत बार ऐसा होता कि अपने आने के मूड में वे भैंस के पास जाकर कहते, मौसी दूध दे दे, और थन पकड़कर बैठ जाते। मैं देखकर भौचक्की रह जाती कि दूध निकाल लेने पर भी भैंस और दूध उतार देती और वे बच्चों की तरह उसका थन मुंह में लेकर चूसने लगते। हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, और अगर मरने पर आ जाएं तो मर जाते हैं हम। जाग उठते हैं तो सूली पर भी नींद आती नहीं। वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। मर के भी इस खाक में हम दफन रह सकते नहीं। लालाओं गुल बन के वीरांगनाओं पे छा जाते हैं हम। हत्या, लूटपाट तथा आगजनी, अराजकता एवं असामाजिक फैलाने वाले लोग क्रांतिकारी नहीं होते। कुत्सित, विभत्स एवं घृणित व्यवस्थाओं को विनष्ट कर मानवीय मूल्यों के निर्माता ही यथार्थ क्रांतिकारी होते हैं। आचार्य भरतराम भट्ट। यहाँ भगत सिंह जी की जीवनी पूर्ण होती है। ओम।